मनमोहन जी और हमारे चौधरी साहब किसान सेल के देवराम जी, गौरव खजूरिया जी, हमारे तमाम ऑफिस बेयरर्स जो आज मंच पर हैं आपके सामने, उन सब की तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद देता हूं। एक अजीब सा माहौल इस देश में देखने को मिल रहा है, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है। आज 3 काले कानूनों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इन काले कानूनों के विरुद्ध किसानों के साथ, खेतीहर मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। इस सिलसिले में सड़क पर जो आंदोलन है वो अलग, संसद में जो हमारे सांसदों के साथ राज्यसभा में जो धक्का मुक्की हुई वो आप सबने देखी, और आपकी अदालत में हम पेश हुए हैं अपने मुद्दे रखने के लिए, अपनी आपत्ति रखने के लिए, क्यों हम विरोध में हैं इन 3 काले कानून। ये 3 काले कानून पहले अध्यादेश के माध्यम से लाए गए, थोपे गए। कोविड चल रहा था, चीन हमारी ओर गलत निगाह से देख रहा था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हो गई कि कैसे किसानों 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के हितों पर हमला करते हुए पहले तो अध्यादेश लाए गए, फिर उन्हें कानूनी जामा पहनाया गया संसद में पिछले सप्ताह। किसानों की बात सुनने की बजाय प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते हैं कि किसान बरगलाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति मौसम देखकर समझ लेता है कि कौन सी फसल लगानी है, किस तारीख को लगानी है, कब उस फसल को देखरेख कैसे करनी है, उसको प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कोई बरगला सकता है। वो खुद बरगलाते हैं, वो एक्सपर्ट है बरगलाने के, तो उनको लगता है कि सब बरगलाए जा रहे हैं। इस देश में अगर कोई बुद्धिमान में किसी को मानता हूं तो इस देश का किसान होता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी जमा पूंजी सिर्फ आकलन में जाती है। वो आकलन कर लेता है कि मौसम कैसा है। किसान अगर आज लामबंद हो रहे हैं, 300 साढ़े 300 किसानों के संगठन लामबंद हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो वो बरगलाए नहीं जा रहे, वो समझ रहे हैं उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। हमारी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति, हमने संसद में भी प्रयास किया, बोलने नहीं दिया गया। राष्ट्रपति जी के पास कल हमारे तमाम नेता गए, उनको भी ज्ञापन दिया, उनसे भी गुजारिश की, अपील की, अनुरोध किया कि आप अपना हस्ताक्षर इस पर मत करिए, क्योंकि देश के 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के साथ यह अन्याय होगा और घोर अन्याय। हमारी आपत्ति यह है कि एपीएमसी मार्केट यार्ड, जिसके भीतर किसान जब जाता है, अपनी फसल लेकर जाता है, वहां मूल्य निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। कैसे होती है? बोली लगती है उसकी अनाज पर, उसकी फसल पर, और समूह होते हैं किसानों, सब कुछ सामने हो रहा होता है। बोली लगने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबके दिमाग में होता है एमएसपी, न्यूनतम मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक सिस्टम इसलिए लाया गया था, कांग्रेस सरकारों द्वारा लाया गया था, ताकि किसान के साथ अन्याय न हो, किसान का शोषण न हो, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके, किसान को अपनी फसल का मूल्य बराबर मिल सके। तो एक बेंचमार्क प्राइस जिसको कहते हैं वो एमएसपी होता है। सबके दिमाग में वो बेंचमार्क प्राइस होता है और फिर बोली लगती है। बेंचमार्क प्राइस से नीचे तो नहीं लगती, उसके ऊपर ही लगती है। कम से कम एपीएमसी के यार्ड में तो बेंचमार्क प्राइस से ऊपर ही उसको कीमत मिलती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुंह से सरेआम
बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पद है, लेकिन सरेआम गलत बयानी कर कि किसान आजाद हो गया। किसान पहले भी आजाद था, बेड़ियों में नहीं था। पहले भी वो एपीएमसी के बाहर भी बेचने का उसको अधिकार था। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आपने कानून लाए और अब वो एपीएमसी के बाहर बेचेगा। अब फर्क ये आया है कि आपने इस पूरे कानून में, इन तीनों कानूनों में एमएसपी नाम नहीं रखा। तो जब बेंचमार्क प्राइस नहीं होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, किसान को औने पौने दाम पर निजी प्लेयर्स को, निजी व्यापारियों को बेचना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों, एपीएमसी थोड़ा ही बंद हो गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एपीएमसी अभी तो चल रही। एपीएमसी के अंदर दो व्यय होते हैं, दो फीस होती है, मार्केट फीस और डेवलपमेंट फंड। वो तो उनको देनी होगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां एपीएमसी यार्ड के बाहर किसान के खेत पर सामान खरीदेंगी, उन पर ना वो फीस लगेगी, ना वो फंड लगेगा, उन पर कोई खर्चा नहीं आएगा। बताइए, ऐसे में एपीएमसी कब तक टिक पाएगी कृषि की खरीद फरोख्त? लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? निजी प्लेयर्स के लिए कोई फीस नहीं, कोई ऋण नहीं, कोई फंड नहीं। एपीएमसी पर फंड भी है और मार्केट फीस भी है। ये एक उदाहरण मैं देता हूं कि रोडवेज की बस चलती है और प्राइवेट बस भी चलती है। तो सरकारी रोडवेज की बस पर तो आप रोड टैक्स लगा देते हो, प्राइवेट बस को कहते हो आप रोड टैक्स से फ्री हो, आप नहीं लोगे रोड टैक्स। तो बताइए, घाटे में कौन रहेगा और फायदे में कौन रहेगा? और जो घाटे में रहेगा वो कब तक चला पाएगा अपनी बस? ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। ये किया जा रहा है सरकारी एपीएमसी के साथ, इस सरकार द्वारा। तो किसान का नुकसान एक तो आपने कर दिया कि आपने एमएसपी शब्द नहीं रखा। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी जबान पे भरोसा रखो। ये सुनकर ही हंसी आ जाती है। जिस व्यक्ति ने 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के बाद, 21 दिन मांगे थे कोरोना में, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में वादा किया था, काला धन पूरा वापस लाने का वादा किया था, अब भी वो हिम्मत जुटाकर कहते हैं मेरी बात पर भरोसा रखो। आज भी इतनी हिम्मत, या तो ये अहंकार है या हम सबको, आपको, कौन है आप? किसने आपको ये अधिकार दिया कि मेरे भविष्य का निर्धारण आप करेंगे? चुनाव लड़िए, आइए सामने आइए, मैदान में आइए। ये पीछे पीछे छिपकर क्या हमले बोलते हैं? मैं नागपुर को आपकी तरफ से संदेश भिजवाना चाहता हूं। पवन जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद उन्हें उनके पद से निकाल दिया गया। क्या आप उनके बयान से समर्थन करते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए? हमारे माननीय नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, सीडब्ल्यूसी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं। तो उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी में को सुनना भी अच्छा नहीं लगता कि निकाल के गलत है। आपका ये शब्द मुझे गलत है। नंबर 2, जिस पार्टी के विषय में आपने प्रश्न पूछा, कांग्रेस पार्टी के विषय, देख रहे हैं उसका लोकतंत्र, उसमें सवाल पूछने का अधिकार सबको है। मुझे भी है, आजाद साहब को भी है, रविंदर जी को भी है, गुलाम मीर साहब को भी है, रमन भल्ला जी को भी है, मनमोहन जी को भी है, सबको है। और हम पूछते हैं, हमें जवाब भी मिलते हैं। सीडब्ल्यूसी में तमाम प्रश्नों के उत्तर भी मिले थे। अडवाणी जी ने कुछ सवाल पूछे होंगे, क्या हुआ? घर बैठ गए ना। मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं आजकल? कहाँ है यशवंत सिन्हा? कहाँ है अरुण शौरी? कहाँ है कीर्ति आजाद? कीर्ति आजाद जी तो हमारे साथ है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, क्या किया इनके साथ? हमारे यहाँ सवाल के ऑफिशियल लैंग्वेजेस का बिल भी जो है वो पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसका क्या असर देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में? अब देखिए, ये तो मेरे ख्याल से पहला खतरा है कि जहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल बनाने की प्रेजेंट सरकार ने कोशिश की,
मगर इतनी सारी लैंग्वेजेस डालने के बावजूद भी कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस छोड़ दी। अब अगर इतना ही इसको करना था, फ्लडेड करना था, वरना 1 या 2 लैंग्वेजेस हर जगह है। एक इंग्लिश तकरीबन आजकल मॉडर्न ज़माने में सब जगह है, और एक कोई दूसरी लैंग्वेज जो किसी की रीजन की अपनी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पर अब यहाँ पर उन्होंने 4-5 लैंग्वेजेस को उसमें डाल दिया। इसके नताइज आने वाले दिनों में पता चलेंगे, मगर जब लेना ही था तो फिर वो 4-5 डाल देते, पंजाबी डाल देते, गुजरी डाल देते, पहाड़ी डाल देते, शीना डाल देते। तो मेरे ख्याल से उनकी नाराजगी नहीं रहती जो कल आपने देखा पार्लियामेंट तक उसकी गूंज उठी, और हक वो लोग भी रखते हैं। अगर आपने पर्सनल टच किया, लैंग्वेज को बोलने के मुताबिक कर दिया, तो इसका मतलब बाकी जो लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं तो उनको आपने डिसोन किया एक हिसाब से, वो गलत बात है। इसके अलावा एक विषय, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रेस का वार्ता इस पर थी, लेकिन कल भी कश्मीर वादी में बीडीसी चेयरमैन की मीटिंग हुई। निर्मम हत्या के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरा रोष व्यक्त करती है, सख्त निंदा करती है, और सरकार की जो फेलियर है, सिक्योरिटी सिनेरियो कश्मीर में बिगड़ रहा है। पोलिटिकल वर्कर्स की किलिंग लगातार पिछले चंद महीनों से हुई है, और हमारी पार्टी की बहुत बड़ी चिंता है। इसी बीच में सरकार पंचायत के चुनाव